हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस को। टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया था, इंटेलिजेंस का बेसिक हमने पढ़ लिया और इसके साथ साथ हमने 3 थ्योरी भी पढ़ ली थी। आज हम करेंगे थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, देखो ध्यान रखना, मैंने जितने भी फैक्टर वाले उनको साथ में जमा दिया। पहले यूनी फैक्टर थ्योरी को हमने डिस्कस करा, फिर टू फैक्टर थ्योरी को डिस्कस करा, उसके बाद ग्रुप फैक्टर थ्योरी को डिस्कस करा। इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो जितने भी ये फैक्टर फैक्टर वाली है ना, वो सारी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। जो स्टर्नबर्ग की ट्रायर की थ्योरी है ना, वो फैक्टर थ्योरी नहीं है, वो अलग थ्योरी है, तो उसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को और किस लिए जाना जाता है? इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। इन्होंने बोला कि 3 इंडिपेंडेंट एबिलिटी होती हैं। बुद्धि के 3 रूप बताए गए कि जो एक दूसरे से अलग हैं लेकिन एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। आप इनको इंडिपेंडेंट ही याद रखो। हालांकि वो कुछ इस तरह से थे, ये जो तीनों कारक, कि हम इन तीनों कारक में से किसी एक को निकाल देंगे तो हमें खाली जगह दिखने लगेगी, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है तो सिंपल याद रखो कि तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये बोला थॉर्नडाइक ने। इंडिपेंडेंट है तीनों ही एबिलिटी: कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तीनों ही एक दूसरे से अलग है, ये बोला थॉर्नडाइक ने। और ये तीन हम ये बोल सकते हैं, इन्होंने एबिलिटी बताई कि या फिर इंटेलिजेंस के टाइप बताए। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हो सकती है और सोशल इंटेलिजेंस हो सकती है। ठीक, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये है क्या और किस तरह के पर्सन में ये होती है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का एक और नाम लिखा हुआ, एक और नाम है मैकेनिकल इंटेलिजेंस, जिसे मूर्त बुद्धि या फिर यांत्रिक बुद्धि बोल देते हैं। अब यहाँ पर मैकेनिकल दिख रहा है, यानी कि ये किससे रिलेटेड होगा? मशीन वगैरह से रिलेटेड होगा। तो जरा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी मैकेनिकल इंटेलिजेंस है, यानी कि मशीन से रिलेटेड होने वाला है। तो जहाँ भी हम यांत्रिक बुद्धि लगाते हैं, यानी मूर्त मतलब जो चीज़ आपके सामने लग रखी हो, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर जब भी आप इंटेलिजेंस लगाते हो तो वहाँ पर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है। यह वास्तविकता को समझने एवं प्रतिक्रिया देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता है। इसमें वह बुद्धि विकसित होती जो वे यंत्रों और मशीनों के कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। मतलब ये बुद्धि उन लोगों में विकसित होती है जो यंत्रों में और मशीनों के जो काम करते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये वास्तविकता को समझने में सहायता करने की एक क्षमता है। ठीक है, अब कौन से लोग हैं जो यंत्रों और मशीनों में जो क्या बोलेंगे इंटरेस्ट लेंगे? तो इसमें हमारे कौन आ जाएंगे? इसमें हमारे इंजीनियर्स आ जाएंगे। ठीक है, जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स इसमें आ जाएंगे, इंजीनियर्स इसमें आ जाएंगे। और जो मूर्तिकार होते हैं, जैसे हम वास्तुकार, ये तो आर्किटेक्चर ही हो गया, वास्तुकार हो गया, मूर्तिकार हो गया, वो लोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जो वो होते हैं भवन निर्माता, जो बिल्डर होते हैं, वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये मूर्त चीज़ों को देखकर ही काम कर रहे हैं। तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में इंजीनियर, वास्तुकार, इस तरह के लोग आ जाते हैं, आर्किटेक्चर्स वगैरह। वास्तविकता को प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पर। यंत्रों और मशीनों को जो इनमें जो मैनिपुलेट करते हैं या फिर इनका जो यूज़ करते हैं, इनको बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, वो सारे लोग इसमें आ जाते हैं। उनके अंदर मूर्त बुद्धि यानी कि यांत्रिक बुद्धि होती है। अगला आता है फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसे हम बोलते हैं अमूर्त बुद्धि। यह शब्दों, संख्याओं और प्रतीकों को समझने की क्षमता है। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से, पुस्तकीय ज्ञान मतलब हम कह सकते हैं ये बुकिश नॉलेज से रिलेटेड है। अमूर्त मीन्स जो दिख नहीं रहा, ठीक है, उससे रिलेटेड होगा ये। तो ये बुद्धि किस किस में मिलेगी? टीचर्स के अंदर ये बुद्धि होती है, क्योंकि टीचर्स का शाब्दिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है, प्रतीकों को समझने की क्षमता टीचर्स में बहुत अच्छी होती है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, फिलोसफर्स, तो ये सारे हमारे आ जाते हैं इसी में। शिक्षक, वकील, डॉक्टर और दार्शनिक, वो उनके अंदर होंगी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, क्योंकि ये ज़्यादातर टाइम इन्वॉल्व रहते हैं अपनी स्टडी में। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के बाद फिर नेक्स्ट आता है सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि सामाजिक बुद्धि। सोशल इंटेलिजेंस जिसमें होगी वह व्यक्ति क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होगा, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला होगा। जिसका संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है, ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति मिलनसार और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन आ जाएंगे? इसमें एक तो हमारे जो नेता लोग हैं वो आ जाएंगे, जो नेता होते हैं ना वो आ जाएंगे, जो पॉलिटिक्स होते हैं,
राजनीतिज्ञ जो होते हैं पॉलिटिशियंस, वो सारे आ जाएंगे इसमें। इसमें आप क्या जाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है। जो काउंसलर्स होते हैं, जो सलाहकार होते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। काउंसलर, सलाहकार आ जाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाएंगे, पॉलिटिशियंस आ जाएंगे, जो बहुत अच्छा स्पीच देता हो, एंकर वगैरह जो होते हैं वो आ जाएंगे, जो बहुत जल्दी मित्र बना लेते हैं वो लोग आ जाएंगे। जितने भी आपके बहिर्मुखी व्यक्ति हैं, बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले जितने भी लोग हैं वो सारे, तो उनके उन सभी के अंदर सोशल इंटेलिजेंस होती है, यानी सामाजिक बुद्धि होती है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो तीन तरह के इंटेलिजेंस है, कॉन्क्रीट इंजीनियर वगैरह इस तरह के लोगों में, एंड एब्स्ट्रैक्ट टीचर्स वकील डॉक्टर में, एंड सोशल इंटेलिजेंस जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो बहुमुखी पर्सनालिटी वाले होते हैं, उन सभी में। क्लियर हो गया ये वाला। चलो, तो ये हमारी एक थ्योरी कंप्लीट हो गई, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, अभी और चलेगी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने इंटेलिजेंस के कुछ एट्रीब्यूट्स बताए। क्या क्या बताए? सबसे पहले बताया लेवल, यानी कि स्तर। स्तर मतलब क्या, कि किसी कार्य को आप कितनी डिफिकल्टी लेवल तक कर पाते हो। रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ अ टास्क दैट कैन बी डू या दैट कैन बी सोल्व। तो किस डिफिकल्टी लेवल तक का टास्क हम सोल्व कर पा रहे हैं, वो आता है आपके लेवल के अंदर, यानी स्तर के अंदर, ठीक है। अब रेंज या विस्तार क्या होगा? कठिनाई के स्तर पर अनेक कार्य जिन्हें हम कर सकते हैं। देखिए, हम मान लो एक वर्क है, ये एक वर्क हो गया, हम इस वर्ग की इस एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये नहीं, एक वर्ग है, हम इस वर्ग को इस लेवल तक कर पाते हैं। ये क्या हो गया, इसका डिफिकल्टी लेवल हो गया, इस लेवल तक हम वर्क कर पाते हैं, ठीक है। अब आप इस लेवल तक कितने काम कर पाते हो? आप इस लेवल तक एक काम कर पाते हो, दो कर लेते हो, तीन कर लेते हो, या चार कर लेते हो, तो ये कहलाती है रेंज, कि कठिनाई के निश्चित स्तर तक आप कितने काम कर सकते हो। रेफर्स टू अ नंबर ऑफ अ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। फिर आएगा एरिया, प्रत्येक स्थितियों की कुल संख्या जिनके प्रति अनुक्रिया करने में व्यक्ति समर्थ होता है। टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एट ईच लेवल इन विच अ इंडिविजुअल एबल टू रिस्पॉन्ड। इसका मतलब है कि भाई, अब जो रेंज था, उस रेंज में चार काम थे, लेकिन इन चार वर्क में से आप रिस्पॉन्स कितने वर्क के लिए दे पा रहे हो? आप सिर्फ एक वर्क के लिए रिस्पॉन्स दे पा रहे हो, या फिर दो के लिए दे पा रहे हो, या फिर तीन के लिए दे पा रहे हो? तो ये कहलाता है आपका एरिया। इसे हम बोलते हैं कि जो एरिया है ना, ये है विस्तार का योग। क्या हुआ? विस्तार का योग हुआ, कि आप काम तो बहुत सारे कर पा रहे थे, लेकिन एरिया में आ जाएगा कि आपने कौन कौन से वर्क थे, या कौन कौन सी क्रियाएं थी, कौन कौन सी स्थिति थी, उन स्थितियों के प्रति आपने अनुक्रिया की, वो आएगा आपका एरिया के अंदर। ध्यान रखिएगा, मैं एक बार और बता दूंगा चारों को। फिर तो देख लेते हैं स्पीड। स्पीड मतलब जिससे हम परीक्षण के विभिन्न पदों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। द रेपिडिटी विथ एट विच वी कैन रिस्पॉन्ड टू द आइटम, हम आइटम्स के प्रति रिस्पॉन्स कितने जल्दी कर रहे हैं। ऊपर जो सिचुएशंस दी है, उन सिचुएशन पे हम कितने जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हमारा स्पीड कहलाता है। अब दोबारा समझो जरा, लेवल क्या है, कि कितने डिफिकल्टी लेवल तक का आप वर्क कर सकते हो। रेंज यानी कि विस्तार क्या है, कि उस डिफिकल्टी लेवल के आप कितने काम कर पाते हो। एरिया क्या है, अब वहाँ पर बहुत सारे वर्क तो हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्स कितने वर्क के प्रति दे पा रहे हो। एंड स्पीड क्या है, आप कितनी स्पीड से रिस्पॉन्स कर पा रहे हो। क्लियर हो गई बात? तो ये चार हैं, चार एट्रीब्यूट हैं इंटेलिजेंस के, यानी बुद्धि के गुण हैं, जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। दिक्कत हो तो एक बार और वीडियो को रिमाइंड करके देखना, 10-15 सेकंड पीछे करके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी डाउट रहता है तो फिर किसी लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक। आगे हम बात करेंगे ऑर्थर जेनसेंस। ऑर्थर जेनसेंस, शायद ये थ्योरी आपने कम ही पढ़ी होगी, ये ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिटेल डिस्कशन चल रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, जब सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो इन्हें क्यों छोड़ें। एग्जाम में ये बाई चांस पूछी जा सकती है, अभी तक तो नहीं पूछी गई है, बट कौन सी थ्योरी कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। और एक बार ये पूछ ली तो हर एजुकेटर इसको पढ़ाने लगेगा। ऑर्थर जेनसन की थ्योरी को हम बात करेंगे। इन्होंने दिया था हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल। इनके मॉडल को टू लेवल ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल भी बोल देते हैं। इन्होंने बुद्धि के दो स्तर बताए। आर्थर जॉनसन ने क्या बताए, बुद्धि के दो स्तर बताए। एक वो था इनका लेवल 1,
और एक था लेवल 2। लेवल 1 मतलब ऑब्वियस है नीचे वाला ही होगा। तो लेवल 1 में होता है सहचार्यात्मक अधिगम, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग क्या है अभी समझते हैं इसको। इसमें आगत तथा निर्गत समान होता है, इनपुट एंड आउटपुट इक्वल, रट कर लिया जाने वाला अधिगम यानी कि रोट लर्निंग। अब समझेंगे जरा। तो यहाँ पर एक टीचर है जो बच्चों को कुछ भी, ये टीचर के पास एक बुक है और इस बुक से बच्चा क्या जो टीचर है वो बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बढ़िया बेहतरीन एकदम गदर मचाते हुए ये सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये टीचर इस बुक से कुछ भी पढ़ा रहा है। टीचर ने जो बोला एज इट इज़ बच्चों ने बोला, फिर टीचर जो बोल रहा है बच्चे उसको एज इट इज़ रिप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम में भी जो टीचर पढ़ाता है बच्चे सिर्फ वो ही बोलते हैं और कुछ नहीं करते। मतलब कि जिस तरह का टीचर ने इनपुट दिया बच्चों ने उसी तरह का आउटपुट दिया। जिस तरह का मिला इनपुट सेम क्या मिला, सेम मिला आपको आउटपुट। तो यहाँ पर कुछ भी क्रिएट हुआ क्या इसे हम हाई लेवल की थिंकिंग बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, ये तो लो लेवल की थिंकिंग है। थिंकिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको तो जस्ट डायरेक्ट रटना ही रटना है। तो इसे हम बोलते हैं लेवल 1। लेवल 1 में रटना होता है, इनपुट आउटपुट सेम होता है, एसोसिएटिव लर्निंग होती है। फिर आता है लेवल 2। इसमें संज्ञानात्मक सक्षमता जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ हाई लेवल स्किल्स। आगत को एक प्रभावी निर्गत के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इनपुट तो आपको मिलेगा कैसा भी, लेकिन जो आपका आउटपुट आएगा ना, आउटपुट आउटपुट कुछ अलग ही आएगा। यहाँ पर क्या था, इनपुट और आउटपुट सेम था, लेकिन यहाँ पर आउटपुट जो आएगा वो इनपुट से कुछ अलग आएगा, कुछ हट के निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं कि मैंने मान लो ये जो थ्योरी है मैंने बुक से पढ़ी हो। अब मैंने बुक से पढ़ी तब तो इसका कुछ और इनपुट मेरे अंदर गया हो, लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को तो फिर इसका आउटपुट कुछ अलग ही तरीके से निकल के आ रहा हो सकता है जो मैंने इसमें फॉर्मेट जमाया बुक में ऐसा फॉर्मेट हो ही ना, ठीक है। हो सकता है मैंने 4 से 5 बुक में देखा हो सकता है फिर इंटरनेट देखा हो, मतलब कहीं कहीं से देखकर इसे समझा। तो इनपुट तो अलग तरीका आया, लेकिन मैं आउटपुट कुछ ऐसा प्रेजेंट करूँगा जो इफेक्टिव हो आप लोगों के लिए। तो इसे ये आएगा आपका लेवल 2 के अंदर। और अगर मैं जैसा बुक में होता है एज इट इज आपको ले आता मतलब इस पूरे को भर देता मैं लिख लिख कर कि ये होता है वो होता है दुनिया भर की चीज़ें सब कुछ रामायण महाभारत, तो वो क्या होता वो फिर लेवल 1 होता कि जैसा मैंने बुक में देखा मैंने एज इट इज इसमें आके छाप दिया। क्लियर हो गई बात, समझ में आया लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में एज इट इज छाप देना और लेवल 2 में कुछ अपना क्रिएट करना, कुछ अपनी क्रिएशन लगाना उसमें। क्लियर है, तो ये थी अर्थर जेनसन की, याद रखिएगा 2 लेवल हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। क्लियर, आगे बढ़ेंगे 6 की तरफ। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी, थ्योरी और लगा लेना इसमें, किसने दी है? इन सबको तो हम सभी जानते ही हैं, जेपी गिलफोर्ड ने दी है ये थ्योरी। इसकी थ्योरी को 3D मॉडल यानी कि 3 डायमेंशन थ्योरी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। यह है 3 डायमेंशन थ्योरी। 3 डायमेंशन में क्या क्या है? 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमीय। सबसे पहले ऑपरेशन, फिर उत्पाद, और फिर है आपका विषय वस्तु यानी कि कंटेंट। इनके नाम ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑपरेशंस के अंदर क्या आएगा, प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, कंटेंट के अंदर क्या आएगा, इस पूरे को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक। सबसे पहले हम किसकी बात करें, चलो कंटेंट की बात कर लेते हैं। कंटेंट मतलब कि आपकी विषय वस्तु, ठीक है। पीछे मैंने इस सबको अच्छे से डिटेल में समझाया तो टेंशन ना लीजिएगा। विषय वस्तु, अब देखो कंटेंट कैसा है। अच्छा एक बात और समझ लो, ये जो ऑपरेशन हैं ये 6 होते हैं, उत्पाद 6 होते हैं, विषय वस्तु 5 होती हैं। तो टोटल इनकी बुद्धि में कितने एलिमेंट्स बताए इन्होंने? 180 एलिमेंट्स बताए, ठीक है। पहले कितने थे? पहले इनके एलिमेंट्स थे 150। 150 से भी पहले कितने थे? 150 से पहले 120 थे, ठीक। तो डायरेक्ट PDF से नोट से बनाने वाले या पढ़ने वाले समझ लेना कि मैंने बता दिया यहाँ पर 180, 150, 120 तीनों को ही, नहीं तो फिर आप बाद में बोलोगे क्लास में बताया नहीं है। क्लियर, चलिए। कंटेंट यानी विषय वस्तु, इसमें आएंगे हमारे 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से? विजुअल, विजुअल यानी कि जिसे हम बोलते हैं दृश्यात्मक, या फिर इसे हम बोल सकते हैं चाक्षुष। फिर आता है ऑडिटरी, ऑडिटरी होता है हमारा श्रवणात्मक, यानी ऐसा कंटेंट जैसे हम सुन सकते हैं। सिंबॉलिक होता है प्रतीकात्मक,
जिसमें सिंबल्स के थ्रू चीज़ें हमारे सामने रखी होती हैं, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है। इस सिंबल्स की बात करें, ये सिंबल्स उसका है एम्बुलेंस का, कुछ इस तरह से, ठीक है। सिमेंटिक यानी होता है शब्दों का अर्थ, शब्द अर्थ से ले सकते हो, शब्दों का अर्थ समझना, शब्दों का मीनिंग समझना, नए 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 शब्द आपके माइंड में आना, ये आ जाएगा इसमें। बिहेवियरल होता है व्यवहारिक, बिहेवियरल हो जाएगा व्यवहारिक। फिर आता है प्रोडक्ट, इसके अंदर आएंगे आपके उत्पाद, उत्पादक या उत्पादन इसमें आ जाएंगे। अब उत्पादक के अंदर, उत्पादक का मतलब क्या होगा, देखो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस तरह का है कुल मिलाकर, या फिर हम इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो आपकी विषय वस्तु आ गई। अब आप उस विषय वस्तु को क्या करोगे, क्या बोलते हैं, क्रिएट करोगे, ठीक है, उसे बनाओगे कुछ, तो वो किस तरह से बनेगा, तो यूनिट्स में बनेगा, यानी कि इकाई रूप में। फिर उन इकाइयों को जोड़कर क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। फिर उनमें क्या निकालोगे आप, संबंध निकालोगे। फिर एक तरह का एक सिस्टम बन जाएगा, एक सिस्टम मतलब कि सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, व्यवस्था। फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, हमें उनका रूपांतरण करने की आवश्यकता हो। एंड इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब निहितार्थ, उन्हें फिर आप कहीं ना कहीं तो एम्प्लाई करोगे ना, तो वो निहितार्थ इसमें जाएगा। ऑपरेशंस होता है संक्रियाएं, यहाँ पर आपकी जो भी माइंड में क्रियाएं चलेंगी वो सारी क्रियाएं यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक। इसमें आपका सबसे पहले आता है कॉग्निशन, यानी कि संज्ञान, क्योंकि क्रियाएं जो होती हैं आपकी संज्ञान में चल रही होती हैं। मेमोरी रिकॉर्डिंग, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं स्मृति, एंड रिकॉर्डिंग को क्या बोलेंगे, स्मृति धारण बोलेंगे शायद, धारण तो मेमोरी रिटेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मृति धारण। इसका देखना रिकॉर्डिंग का क्या बोलेंगे, शायद मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, वहाँ पे देख लेंगे हम। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन मतलब कि अपसारी उत्पादन, मल्टीपल सॉल्यूशन। अपसारी मतलब क्या होता है, मल्टीपल सॉल्यूशन होता है। एंड अभिसारी मतलब कि सिंगल सॉल्यूशन, ये होता है आपका अभिसारी, यानी कि सिंगल सॉल्यूशन। एंड इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। क्या पता यहाँ का छुप ना गया हो मेरे पीछे, चलिए थोड़ा सा छुप गया है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं ना, देख लो जरा इसको। तो कंटेंट में क्या क्या आ गया, कंटेंट में विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सेमेंटिक एंड बिहेवियरल, 5 एलिमेंट्स किस में आते हैं कंटेंट में। प्रोडक्ट्स में आते हैं 6, सबसे पहले यूनिट्स, फिर क्लासेस, रिलेशन एंड सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। ऑपरेशंस में आएंगे कितने, 6, कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवेल्युएशन। तो ये टोटल कितने इनके तत्व हो गए बुद्धि के, तो 6 × 6 × 5 छक्के 30 और 30 छक्के 180, तो टोटल 180 एलिमेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे, टोटल 180 एलिमेंट्स। क्लियर होगी बात। अब हम एक एक को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, और मैं भी जो गया हुआ हूँ तो मैं थोड़ा वापस आ जाता हूँ। चलो, विषय वस्तु, सबसे पहले कंटेंट की बात करेंगे। तो वह सामग्री या सूचना जिस पर व्यक्ति को बौद्धिक क्रियाएं करना होता है वो आपके कंटेंट के अंदर आती हैं। द मटेरियल और इन्फॉर्मेशन ऑन विच अ पर्सन हैज टू परफॉर्म। अब जो पर्सन है वो इन्हीं चीज़ों पे परफॉर्मेंस करेगा, या तो वो चीज़ों को देखेगा उन पर परफॉर्मेंस करेगा, या तो सुनेगा उन पर क्रियाएं करेगा, या सिंबल्स पर क्रिया करेगा, शब्दों पर क्रिया कर सकता है, या फिर व्यवहारिक क्रियाएं कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये 5 चीज़ों पर या 5 विषय वस्तु पर जो व्यक्ति है वो क्रियाएं कर पाएगा, ठीक। आगे आएगा फिर इसमें उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। इसमें व्यक्ति सूचनाओं का प्रक्रमण करता है, यानी कि प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, या तो इकाई रूप में, क्लास में, क्लास रूप में, यानी सबों को एक क्लासिफिकेशन के टाइप में, सब में रिलेशन देख सकता है, एक सिस्टम बना सकता है, उनको चेंज कर सकता है एंड उनको एम्प्लाई कर सकता है, तो एम्प्लीकेशन इसमें जाएगा, ठीक। प्रोडक्ट के बाद फिर आ गया ऑपरेशन। ऑपरेशन में संक्रिया प्रक्रिया होती है। एक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस के जो एक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पर होंगे, आपकी बुद्धि कहाँ कहाँ काम करेगी। आपकी बुद्धि आपके कॉग्निशन यानी संज्ञान पे काम करेगी। मेमोरी रिकॉर्डिंग यानी कि स्मृति अभिलेखन पे काम करेगी। मेमोरी रिटेंशन पे काम करेगी, स्मृति प्रतिधारण पे। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन यानी कि अपसारी उत्पादन पर, अभिसारी उत्पादन पर और मूल्यांकन पर, इन चीज़ों पर काम करेगी, ठीक। मेमोरी रिटेंशन मतलब आपको रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं। मेमोरी रिकॉर्डिंग मतलब कि आप मेमोरी में कितना रख पा रहे हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी।
अब ध्यान दो कि इनमें से हमें याद क्या करना है। देखो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है, कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन, ये तीनों तो याद करना ही है। अब इसके अंदर जो है 5 6 6, इनको आप पढ़ लो। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे 2-3 बार तो आप खुद समझ जाओगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जनरली मैं आपसे पूछता हूँ कि जो क्लास है वो कहाँ पर आएगी, क्लास यानी वर्क करना, यानी कि ये हमारी प्रोसेसिंग में किसके अंदर आएगा, प्रोडक्ट के अंदर आएगा। ठीक, अब मैं आपसे ऐसे जनरली पूछ लेता हूँ कि जो था मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन किसके अंदर आएगा। आप बोलोगे मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि बुद्धि संक्रिया कहाँ पे करती है, जो आपका इंटेलिजेंस है वो प्रोसेस कहाँ पर करता है, वो प्रोसेस करता है ऑपरेशन में। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस लिख दूँ और आपसे पूछूं कि कौन सा ऑपरेशन के अंदर आएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ इनमें से कौन सा है जो ऑपरेशन के अंदर आएगा, यानी कि संक्रिया के अंदर आएगा। अब मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन चलो क्लास लिख देते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कॉग्निशन लिख देते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं विजुअल, और फोर्थ ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। ठीक है, अब आपको याद होगा कि जो क्लास था, क्लास तो हमारा इसके अंदर आया था प्रोडक्ट वाले के अंदर। ठीक है, जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन हमारा ऑपरेशन में आएगा, सबसे पहले कॉग्निशन ही पढ़ा था हमने ऑपरेशन में। विजुअल है, विजुअल कहाँ पर था, विजुअल था हमारा फर्स्ट जो था कंटेंट में। एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन किस में था, इसमें तो प्रोडक्शन लग रहा है तो ये तो हमारा प्रोडक्ट में ही आएगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, आप ऑप्शंस को देखकर एलिमिनेट करना सीख जाओगे यदि आप इनको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो। क्लियर हो गई बात। तो ये हुई जेपी गिलफोर्ड की इंटेलिजेंस की थ्योरी। तो आज हमने 3 इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ी, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले पढ़ा मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 3 तरह की थ्योरी बताई। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो यांत्रिक बुद्धि होती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अमूर्त बुद्धि होती है, एंड सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धि होती है। इसके बाद इसके 4 एट्रीब्यूट्स पढ़े, लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। उसके बाद आर्थर जॉनसन की थ्योरी पढ़ी, 2 लेवल है, लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 रोट लर्निंग, लेवल 2 इफेक्टिव लर्निंग। एंड बुद्धि की संरचना का सिद्धांत पढ़ा हमने जेपी गिलफोर्ड का, संक्रिया, उत्पाद, विषय वस्तु, 3 इन्होंने मॉडल में 3 डायमेंशंस बताए हमारी बुद्धि के, और तीनों डायमेंशन से टोटल 180 तरह के एलिमेंट्स निकल कर आते हैं, या हम कह सकते हैं 180 तरह की बुद्धि निकल कर आती हैं। इस पूरे को हमने अच्छे तरीके से समझा है। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।